सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हम अपना नया टॉपिक लेना स्टार्ट करते हैं। ये कि हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 2 न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले अपने रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी जो थी वो सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी अपने हेनरी बैकरेल ने इन 1852 से 1908 के बीच में। ठीक है, तो ये हेनरी बैकरेल का नाम रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा मशहूर है। एंड इन 1896 द फिनोमिना वाज इन विच रेडिएशन इज़ गिवन बाय द न्यूक्लियाइज ऑफ एलिमेंट। मतलब जो न्यूक्लियाई के अंदर जो एटम होता है उसके अंदर क्या करा गया, वो क्या करता था, रेडिएशन एमिट करता था। तो ये रेडिएशन जो होता था इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या बोथ, दोनों हिसाब से होते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब हमारी ये मान लो हमारी एक्स रेस, हमारी गामा रेस, ठीक है, हमारी एक्स रेस, हमारी गामा रेस, या फिर अपने अगर बात करें पार्टिकल्स की तो हमारी अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, और ये सब अपने पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाती है। तो यही चीज़ अपने डिस्कवर करी गई थी। इसमें क्या करा गया था, फिगर 2.1, अच्छा ये वाला फिगर है। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें अपना एक रेडियम का सोर्स है जिसमें लीड बॉक्स में रखा गया है। यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है, यहाँ से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, और यहाँ से गामा पार्टिकल निकल रहा है। तो यही चीज़ अपने बताया गया था कि भाई रेडियम को सेपरेट करा गया मैग्नेटिक फील्ड से। अगर रेडियम को सेपरेट करा गया तो हीलियम, आपको पता है कि जो हीलियम होता है इट इज़ अ डबल आयोनाइज हीलियम पार्टिकल्स। जो हीलियम होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। तो अपना जो हीलियम है इसके अपन ने ये अपना एक अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है। बीटा पार्टिकल्स इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आ जाता है। वो अपना बीटा बीटा माइनस पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिवली चार्ज। अब अगर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल अपने नेगेटिव की साइड चले जाएंगे, बीटा पार्टिकल अपने पॉजिटिव की साइड चले जाएंगे, और अपने जो गामा वाले भाई साहब है तो उनका क्या है, न्यूट्रल है, तो वो सीधे के सीधे चले जाएंगे। तो यही चीज़ इस डायग्राम के अंदर बताई गई है। फिर इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसके अंदर के, अच्छा इसमें क्या बताया गया, हाँ, ऑन द अदर हैंड जो गामा रेस जो कि एक्स रेस के सिमिलर है, इनकी न्यूक्लियर ओरिजिन होता है लेकिन इनके अंदर ना तो कोई चार्ज होता है, और ये देयरफॉर दे आर अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या बता रहा है कि भाई इन देयर वाज मेंशन इन चैप्टर 11 दैट इज अ पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंटिंग द, है ना, प्रिवेंटिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम एस्केपिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई पार्टिकल्स जो होता है वो न्यूक्लियस को नहीं निकाल पाए, तो इसके लिए क्या होता है, एक पार्टिकल्स के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर होता है। तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि वो स्टेबल न्यूक्लियस रहता है। ज़्यादा एनर्जी नहीं होती ताकि वो न्यूक्लियर बैरियर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन किसी मान लो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियंस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है, आपस में म्यूचुअल कोलिजन करते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी कॉन्स्टेंटली रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर मैटर की प्रोबेबिलिटी का बात करें तो एक पार्टिकल्स में कई बार क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो न्यूक्लियस को एस्केप कर लेता है, और न्यूक्लियस क्या आ जाता है, अपनी लोअर एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई पार्टिकल किसी न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में छोड़ देता, मान लो इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव, अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस क्या अनस्टेबल रहता है। तो अगर कोई पार्टिकल उसकी न्यूक्लियस को किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर निकल जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, पार्टिकल क्या हो जाता है, अपना जो न्यूक्लियस होता है वो अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं डीके कांस्टेंट की। डीके कांस्टेंट भी अपना एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। डीके कांस्टेंट को अगर अपन बताएं तो अगर अपन को पता है भाई डीके या डिसइंटीग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है। क्या है, मान लो अगर मेरे पास 100 एटम्स है तो 100 के बाद में देयर इज़ द चांस कि भाई आज अगर मेरे पास 100 है तो 100 के बाद में मेरे पास, आज अगर मेरे पास 100 है तो 100 के कल हो सकता है कि भाई 5 साल बाद मेरे 100 के 50 रह जाए, 50 के बाद देयर इज़ अ चांस कि भाई मेरे 25 रह जाए। तो जो डिसइंटीग्रेशन है ये काम चलता रहता है। अगर
धीरे धीरे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो अमाउंट है वो कम होता रहता है। वेर इज नॉट पॉसिबल टू नो द पार्टिकल एटम विल डिसइंटीग्रेट or it can actually predict in a large collection of atom the proportion in which disintegrated in a given time the mathematics of radioactive। अच्छा, इसमें क्या अपने पास dN/dt का फॉर्मूला दे रखा है। ये क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, मतलब कि चेंज इन, मतलब पर जितना चेंज टाइम में हो रहा है उतने नंबर ऑफ एटम्स में कितना चेंज हो रहा है। ये किस में डिपेंड होता है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स पे। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हो गए उतना ही देर इज अ चांस कि नंबर ऑफ एटम्स में चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो अपना एक डिके कांस्टेंट आएगा। डिके कांस्टेंट के अंदर जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है ये क्या कर रहे हैं, वक्त के साथ में डिक्रीज हो रहे हैं। अगर अपन इसको मान लो फर्दर कैलकुलेट करते हैं, अगर ये टी उधर जाता है तो ये लैम्डा dN/dt हो गया। फिर अपन इसको मान लो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं और फिर लास्ट में अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला बन के आता है जिसमें आता है अपना n=n0e⁻λt। ठीक है, और इसमें e की वैल्यू लगभग 2.72718 के आसपास होती है और ये अपने सबसे ज़्यादा इक्वेशंस को प्रूफ करने के अंदर काम में आता है। इसमें आपको मान लो लैम्डा दे देंगे, ठीक है, कांस्टेंट दे देंगे, टाइम दे देंगे और आपको नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी फेमस फार्मूला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपने एक्टिविटी की। एक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो एक्टिविटी भी अपना यही है कि अपना जो लैम्डा एन है उसको अपन ने एक्टिविटी का नाम दे दिया। और एक्टिविटी क्या कहलाता है, अगर dN/dt को अगर मैं a से रिप्लेस करता हूँ तो इसमें क्या आ जाता है, a लैम्डा एन आ जाता है। सिमिलरली अपन सेम टू सेम एक्टिविटी को बस dN/dt की जगह अपन ने a लगा लिया और पहला वाला क्या हो गया, a=a0e⁻λt। ए क्या रिमेनिंग टाइम है टी के बाद में, एक्टिविटी रिमेनिंग ए क्या रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी का, और ओरिजिनल एक्टिविटी कितनी होती है, लैम्डा एन नॉट के बराबर होता है। इसमें मेजरली कॉमन ऐसा यूनिट एक्टिविटी की क्या होती है, बैक्यूरेल। बैक्यूरेल क्या बनाता है, डीपीएस। डीपीएस का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर एक डिसइंटीग्रेशन होता है तब एक बैक्यूरेल बनाता है। फिर इसमें आता है क्यूरी। फिर एक क्यूरी कितना होता है, 3.7 × 10⁻10 बैक्यूरेल के बराबर होता है। अब इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस आ जाते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब एक माइक्रो क्यूरी 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाता है। माइक्रो क्यूरी के अंदर 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। नैनो क्यूरी में 10⁻9 से और पिको क्यूरी में 10⁻12 से मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द हाफ लाइफ एंड द मीन लाइफ। तो जो हाफ लाइफ है वो क्या कहलाती है कि भाई जैसे मान लो स्टार्टिंग में अपने कोई 100 आइटम्स थे, है ना, वो कितने समय में, जैसे मान लो 100 है, 100 के वो कितने समय में 100 के 50 हो गए, तो वो क्या कहलाता है, इसकी हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ भी अपने अंदर यही बोल रखा है कि भाई हाफ लाइफ अपने ये बोलते हैं कि भाई द टर्म हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड आइदर बाय द एक्टिविटी टू डिके हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर स्टार्टिंग में अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग में अगर ये n था, n/n0, ठीक है, ये कितना हो जाए स्टार्टिंग में, जैसे मान लो मेरा 1 था और ये कितना हाफ हो जाए। ठीक है, तो n0 क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब जो इनिशियल स्टेट थी अब क्या हो जाए, उसकी हाफ हो जाए। तो ये अपनी बात होती है। और फिर अगर अपन इसको लाइक फर्दर सॉल्व करते हैं तो हाफ n की n/n0 में e⁻λt कर सकता हूँ। और फिर अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो t हाफ इजिकल्स टू क्या आता है, ln2/λ। तो ln2 को जब अपन log2 की वैल्यू अपन को पता है ही 0.693 होती है, और फिर से ln2 की जगह तो 0.693 लगाते हैं, तो ये अपने पास एक नया फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, ये वाला 0, ये अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, t हाफ इजिकल टू 0.693/λ। ठीक है, ये क्या अपन को बताता है कि एक्सपोनेंशियल डिके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बता रहा है कि 1 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी 1/2 हो जाती है, फिर उसके बाद 1/4 हो जाती है, फिर 1/8 हो जाती है, और ये आगे डिक्रीज होती रहती है। तो अपन इसको क्या फार्मूला बताए, जितने भी अपने हर बार हाफ लाइफ को, तो हाफ 1/2n, इसकी वजह से n क्या रिप्रेजेंट करता है, n हाफ लाइफ को, मतलब कितनी बार हाफ लाइफ के दौर से गुजरा है।
अगर अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब अगर प्लॉट कर ले लीनियर ग्राफ के ऊपर, तो अपना लीनियर ग्राफ किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। मतलब एक्टिविटी ये कैसा बन रहा है कि मतलब डिक्रे कम हो रही है, धीरे 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 ये एक स्टेबिलिटी पे आ जाती है कि मतलब इन्फाइनाइट टाइम में ये क्या करेगा, पूरी ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप से काम करता है। तो ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज प्लॉटेड ऑन अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसमें तो यही है। इट इज़ बेटर ऑन सेमी लॉग पेपर विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर अपन इसको लॉगरिथमिक फंक्शन लेते हैं तो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। मीन और एवरेज लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो मीन और अपनी एवरेज लाइफ ये क्या करते हैं, इट इज़ द एवरेज लाइफ टाइम अ रेडियो एक्टिव एटम बिफोर इट्स डिके। तो ये क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव एटम का डिके करने से पहले उसका जो एवरेज लाइफ टाइम होता है ये बताता है। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई डिपेंड। देखो इसमें क्या हो रहा है कि दो चीज़ हो रही है। एक तो क्या हो रहा है कि सारे जो न्यूक्लियाइज है उनके हर एक न्यूक्लियाइज के हर एक का लाइफ टाइम निकाला, उनका सम कर दिया, उसको डिवाइड करा अपन ने जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है। ठीक है, मतलब हर एक का लाइफ टाइम ऊपर लिख दिया लाइफ टाइम और नीचे लिख दिया अपने पास सम। ठीक है, नीचे क्या लिख दिया अपने पास, सम। ये कर दिया अपने पास समा या नंबर, या अपन नंबर ले लेते हैं। तो ये चीज़ अपने ये क्या बनाता है, नंबर ऑफ ये क्या बनाता है, मीन और एवरेज लाइफ बना देता है। ठीक है, तो अब ये थ्योरी के देखो, जैसे इसके अंदर एक ग्राफ है, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से इन्फाइनाइट टाइम ले रहा है, मतलब ये यहाँ से चलता रहेगा चलता रहेगा चलते रहेगा, एंड नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, इन्फाइनाइट टाइम ले रहा है अगर थ्योरी के अनुसार। तो अपने टी की वैल्यू क्या आ गई, T0 टू टी इन्फिनिटी। लेकिन इनिशियल एक्टिविटी अपने लैम्डा अपन एन नॉट दे रखी है। ठीक है, तो लेकिन अपन इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, एन की वैल्यू अपन ने लैम्डा एन नॉट डाली, तो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितने हो गया, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, TA लैम्डा एन नॉट। ठीक है, फिर अपन इसको एन नॉट के बराबर करा और TA बराबर आ गया 1 लैम्डा। फिर अपन दोनों इक्वेशन, जैसे इक्वेशन 2.6 और अपनी इक्वेशन 2.5, टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपन लैम्डा दे रखी है, और इसकी अगर अपन वैल्यूज़ को दोनों को मिक्स करते हैं तो ये अपने पास नया फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और अपन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो अपने एक रिलेशन निकल जाता है हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ के बीच में, कि जो अपनी जो हाफ एवरेज लाइफ होती है वो 1.44 अपॉन टी हाफ के बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें पहला आता है भाई नंबर, ये अपने पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है। नंबर ऑफ एटम्स का आपको पता है, गिवन मास अपॉन टोटल मास। तो गिवन मास अपना 1 था, टोटल मास 226 है, तो अपन ने इसको करा है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर से करते हैं तो अपने नंबर ऑफ एटम्स आ जाता है। दूसरे में अपन को एक्टिविटी निकालनी है, लैम्डा एन, लैम्डा इजिकल्स 2 अपन ने 0.693/T हाफ दे रखा है, हाफ लाइफ अपन को दे रखी है, वैल्यूज को पुट करेंगे और इससे ये आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी के dps पर सेकेंड, एक्टिविटी का अपन ने फॉर्मूला निकाल ही लिया था ऊपर से, है ना। तो एक्टिविटी के फॉर्मूले को भी अपन पुट करेंगे और सीधा अपनी एक्टिविटीज आ जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी लैम्डा एन की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा पुट कर दिया, एन पुट कर दिया और अपना आ जाएगा। द एक्टिविटी मास ऑफ द न्यूक्लियर डिफाइंड। अच्छा, एक्टिविटी को अगर अपन पर यूनिट मास से डिपेंड करते हैं, मतलब ये एक्टिविटी है और ये अपना मास है। अगर अपन एक्टिविटी को मास से डिवाइड करते हैं तो ये अपना क्या बताता है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी बताता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या दिखाता है कि पूरे रेडियम में क्या होता है कि 1 क्यूरी पर ग्राम से कम का होता है। तो क्यूरी क्या दिखाता है कि भाई पहले अपन डिफाइन करते हैं कि भाई डिके के रेट जो होता था वो 1 ग्राम रेडियम का कितना डिके हो रहा है, उसके हिसाब से अपन 1 क्यूरी का डिफाइन कर लेते थे। हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी और सर्टेन कैन बी एडवांटेज एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिक्वायर्स द मास। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि भाई इस हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी कुछ रेडियो न्यूक्लियोटाइड का वो अपने के लिए कई एडवांटेजेस होता है। ठीक है, अगर अपन रेडियो ट्रेसेस की स्टडी करते हैं, जैसे मान लो किसी की, मान लो मेरे को एज निकालनी हो, तो एज में क्या अपन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो कार्बन के होते हैं, जिसे अपन कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, या तो ट्रीज़ की एज वगैरह निकालता है या फिर फॉसिल्स की एज वगैरह निकालते हैं। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन की। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि भाई कितने एक्टिविटी में कितना मास, कितने एक्टिविटी पर यूनिट मास में कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे अपन पता कर लेते हैं। द मास ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड शुड बी सो स्मॉल टू इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म
and should be exhibited measurable activity. Another example use of a radio isotope is in a टेलीथेरेपी सोर्सेज. ठीक है, टेलीथेरेपी सोर्सेज में भाई आपको कोबाल्ट 60 की पता है कि भाई उसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि अगर मान लो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी उतनी बेटर उसकी हाफ लाइफ होगी. अच्छा, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है 5.26 ईयर, है ना, और सीजियम की कितनी होती है 30 ईयर्स. ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बेटर होती है इसलिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसकी अच्छा एक्चुअली पता है क्या है, देखो सीजियम अपने लिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी मान लो 30 ईयर्स की हाफ लाइफ है, लेकिन अपन कोबाल्ट को यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी मान लो स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. अगर अपन मान लो जो रेडिएशन का जो इंटेंसिटी चाहिए वो इसमें मिल ही नहीं पा रही, उसमें मिल पा रही है, तो वो अपन जैसे बिल्कुल है कि अगर अपन स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से अपन कोबाल्ट को ही इस्तेमाल करेंगे. डीके कांस्टेंट निकालने कोबाल्ट 60 का 5.26 ईयर्स वगैरह दे रखा है. अपन वैल्यू पुट करेंगे, मंथ्स, इसको मंथ्स में कैलकुलेट करा, अपन ने डिवाइड करा, आंसर आ गया. अपन को क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है, ए इक्वल टू ई की ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी. ए की नॉट अपन ने 5000 ईयर्स रख ही दिया था. ई की पावर माइनस अपन ने लेमडा की वैल्यू पता है ही, टी की वैल्यू पता है ही, इसमें कर देंगे 4 ईयर्स में अपन 4 का लगा के कर देंगे और एक्टिविटी को भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे. ये भी कोई ख़ास नहीं है, ये आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, खास नहीं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज़ की. तो रेडियो एक्टिव सीरीज़ में अपने पास टोटल 111 एलिमेंट्स आज के समय में नोन है, जिसमें जो पहले 92 है वो क्या है, नेचुरली है. ठीक है, Z12 Z92 ये अपने क्या आते हैं, नेचुरल करते हैं अकरी, मतलब ये अपने नेचर में ऑलमोस्ट मिल जाते हैं. ठीक है, बाकी को अपन ने आज तक ये नेचर में नहीं मिले. अपन ने क्या करा, ये साइक्लोट्रॉनिक रिएक्शंस या फिर जो न्यूक्लियर न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट है या फिर वेरियस प्रोसेस से अपन ने क्या इसको आर्टिफिशियली बनाया गया. ठीक है, इन जनरल जब एटम्स एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर अगर लो होता है तो वो स्टेबल होते हैं, और जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास वगैरह बढ़ता रहता है या एटॉमिक मास बढ़ता है तो उसमें कहते हैं रेडियो एक्टिव. मान लो वो एटॉमिक मास बढ़ने का मतलब है कि मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है. अब न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से जो एटम है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ, यही बात बोल रखा है, देखो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल का साइज इंक्रीज हुआ तो वो फोर्स जो पार्टिकल्स को अंदर रोका हुआ था, जो वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स जो पार्टिकल्स को अपने अंदर रोका हुआ था, वो क्या हो जाएगा, लेस ऑफेंसिव हो जाएगा और पार्टिकल एमिशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या बताता है कि पार्टिकल के अंदर जो Z ग्रेटर देन 82 सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, अगर लेड से, मतलब लेड लास्ट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, इससे अगर ऊपर है तो वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा. ठीक है, जो भी अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी नेचुरली अक्योरिंग है उनको अपन ने 3 पार्ट में बांटा है. ठीक है, जो भी अपने नेचुरल अक्योरिंग रेडियो एक्टिव है उनको अपन ने बेसिकली 3 पार्ट में बांटा है. सबसे पहले क्या आता है, यूरेनियम सीरीज़, फिर उसके बाद आता है अपना एक्टिनियम सीरीज़, और फिर आता है अपना थोरियम सीरीज़. तो यूरेनियम सीरीज़, एक्टिनियम सीरीज़ और यूरेनियम सीरीज़ U238 से स्टार्ट होता है और उसके पास क्या होता है, हाफ लाइफ होती है 4.5 इंटू 10⁻⁻10 ईयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और इसमें एमिशन का कौन से करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल. तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट होता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का. एक्टिनियम सीरीज़ में U235 से स्टार्ट होता है, उनकी हाफ लाइफ होती है 7 इंटू 10⁸ ईयर्स. और थोरियम बिगेन करता है विद हाफ लाइफ ऑफ 1.39 इंटू 10⁻10 ईयर्स की. ठीक है, और इस सीरीज़ को टर्मिनेट करा गया स्टेबल आइसोटोप ऑफ लीड से, जिसको मास नंबर है 206272308. ठीक है, फिगर 2.3 में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है. मतलब यूरेनियम सीरीज़ है, थोरियम वगैरह मान लो, फिर उसके बाद एक्टिनियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है और फिर लास्ट में अपने थोरियम सीरीज स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद अपनी थोरियम सीरीज आ जाती है. तो ये अपने इसी टेबल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट पहले फिर डिके कर रहा है, फिर थोरियम बन रहा है, फिर रेडियम बन रहा है, फिर रेडॉन बन रहा है, फिर पोलोनियम बन रहा है, फिर ये ऐसे करके आगे फर्दर रिएक्शंस कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं,
ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड से सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिनको अपन पेरेंट्स कहते हैं। अगर पेरेंट्स रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट देते हैं, मतलब अगर डिके करने के बाद अपने अंदर से या तो अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा वगैरह निकालने के बाद तो क्या बनता है, अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, डॉटर एलिमेंट, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज प्रोवाइड द एग्जांपल ऑफ सच ऑकरेंस, ठीक है। अपने जो नेचुरली वाले हैं उनमें कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो कि ये ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द पेरेंट इज लॉन्गर देन डेट ऑफ डॉटर, इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब पेरेंट की हाफ लाइफ अपनी डॉटर की हाफ लाइफ से मुकाबले में ज़्यादा होती है। मतलब अगर कोई पेरेंट है वो लाइक 100 साल दे रहा है और उसकी जो डॉटर है वो 50 साल ले रही है उसकी हाफ लाइफ में, तो वो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो उसमें ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि एक ही समय पर, अगर मैं बात करूँ तो एक ही समय पर पेरेंट्स भी रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स डिके करके डॉटर बना लेते हैं। मान लो पेरेंट है तो ये डिके करके अपना डॉटर बना लेता है, लेकिन डॉटर को डिके करने में भी समय है, तो वो एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पेरेंट्स और डॉटर क्या रहेंगे, एक ही स्टेट में एक ही समय पर मौजूद रहेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ डॉटर एक्टिविटी टू द पेरेंट एक्टिविटी इज विल बी कांस्टेंट। मतलब जितना टाइम डॉटर को लगे उतना टाइम पेरेंट्स को भी लग जाएगा, तो अपना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो इसमें अपने बता रहे कि भाई दो काइंड से इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रिया के डिफाइन करने के, जिसमें अपने क्या होता है, अगर हाफ लाइफ पेरेंट की देखो इसमें अपने इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के आते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है अपना सेक्युलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो अब इसमें अंदर क्या होगा कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी जो हाफ लाइफ होगी वो मच लॉन्गर नहीं होगी। मतलब अगर मान लो जितनी पेरेंट्स की है लगभग उससे ज़्यादा या थोड़ी बहुत ज़्यादा ही डॉटर के मुकाबले में होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, कोई बीच में कोई बड़ा गैप नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिटेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर मान लो पेरेंट की हाफ लाइफ मच 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 लॉन्गर है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा है डॉटर के मुकाबले में, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सेक्युलर इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिगर 2.4 क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्रांजिटेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन द मोलिबेडनम की हाफ लाइफ होती है 67 आवर्स और उसकी डॉटर्स टेक्टिनियम, डॉटर की भी 67 आवर्स की, ठीक है। तो ये अपना मोलिबेडनम और टेक्टिनियम का बेसिकली ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें रिलेटिव एक्टिविटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। नेक्स्ट अपना आता है सेक्युलर इक्विलिब्रियम। सेक्युलर इक्विलिब्रियम का ये वाला अपना ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, रेडॉन की कांस्टेंट है और रेडियम की क्या हो रहा है, ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट की हाफ लाइफ जैसे मान लो रेडियन है तो इसकी क्या है 3.8 डेज है, और रेडियम की कितनी हाफ लाइफ है 1622, तो वो 3.8 डेज में फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे करते 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 162 ईयर्स में ये पहुंच जाएगा। जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये वाली जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जिसमें A2 = A1, फिर अपन क्या लेंगे λ2 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ1, और फिर लेके 1 माइनस ई माइनस λ2 माइनस λ1 इंटू टी। ये अपनी जनरल इक्वेशन है, इसको आपको याद कर लेंगे तो इसलिए बेटर रहेगा। आपकी इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करने में ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं नहीं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी बेटर इसकी हेल्प मिल सकती है। A1 एंड A2 क्या बताता है, अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह बताता है। λ2 और λ1 अपने क्या बताता है, अलग अलग डिके कांस्टेंट बताता है। T1 और T2 अपना पेरेंट्स एंड डॉटर का टाइम बताता है ना। इसको अगर अपन टाइम की इक्वेशन में अगर डिनोट करें तो वो क्या हो गया, बस वो λ2 की जगह T1 लग जाएगा, T1 माइनस T2 0.693, और अगर T1 माइनस T2 T1 T2 इंटू टी, ठीक है। अगर इक्वेशन 19 में अगर अगर अपन प्लॉट करते तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ कर्व दिख रहा है, ठीक है, डॉटर का बिफोर अप्रोचिंग द डिके कर्व ऑफ द पेरेंट। देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ कर्व दिख रहा है, तो यही चीज़ बता रहा है। In case of transitant equilibrium, the time t to achieve the equilibrium is very large as compared to half life of the daughter। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रांजिटेंट इक्विलिब्रियम में जो टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम में, तो वो क्या हो रहा है, डॉटर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो पेरेंट है उसको पहुंचने में काफ़ी टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू डॉटर, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म 2.9, ये क्या कर रहे हैं, इज नेग्लिजिबल स्मॉल थस आफ्टर द ट्रांजिटेंट इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये अपने क्या है, बहुत ही मतलब अपन
नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है, इतना कम हो जाता है। तो अपन इसमें नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ को अगर अपन पुट करें तो A2/A1 मतलब ये वाली वैल्यूज़ को अपन ने बहुत नेग्लिजिबल प्रूफ लगा दिया। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, A2/A1 इज इक्वल टू λ2, और ये कितना हो गया λ1, λ2 माइनस λ1। तो इसको अगर अपन टाइम की फॉर्म में भी लिख दे तो T1 माइनस T1 माइनस T2। तो ये वाली मेरी अब मानना है कि आप ये वाली इक्वेशंस, ये दोनों तो इक्वेशन एटलीस्ट आप याद करो ही, क्योंकि ये वाली इक्वेशन ही आपके आंसर्स में कई बार क्वेश्चंस में रिलेटेड आ जाती है। और यही अपने इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मली अगर सॉल्विंग में भी यही यूज़ होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम का मोलिबेडनम जनरेटर है। मोलिबेडनम जनरेटर टेक्टिनियम प्रोड्यूस करता है फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ठीक है। इसके बारे में अगर अपन फर्दर कभी न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ाना होगा तब हम मोलिबेडनम जनरेटर्स की बात करेंगे। जाता है टेक्नीटियम वगैरह, परक्यूनेट, टेक्टिनेट वगैरह, ये सब हार्ट की कंडीशंस वगैरह के काम में आता है। सच जनरेटर समटाइम्स कॉल्ड एज काउ बिकॉज अ डॉटर प्रोडक्ट। इन दिस केस टेक्टिनियम क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और क्या होता है धीरे धीरे, जैसे मान लो काऊ के अंदर मिल्क होता है, थोड़े थोड़े टाइम पे जैसे गाय दूध देती रहती है, तो ये भी क्या होता है, मोलिबेडनम थोड़ी थोड़ी देर में टेक्टिनियम जनरेट करता रहता है। हर एक टाइम जब जनरेटर कम्प्लीटली मिल्क जनरेटर क्या हो जाता है, मिल्क हो जाता है, तो ग्रोथ होती है डॉटर्स की, और डी क्या होता है, पेरेंट, ये अपना 2.9 ये अपनी जो इक्वेशन है इससे गवर्न करा जाता है। मतलब इस इक्वेशन के बल पे ही अपना ये मोलिबेडनम करता है। अप्रॉक्सीमेट 12% प्रॉम्प्टली डिकेज ऑफ द टेक्टिनियम विदाउट पासिंग द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ टेक्टिनियम, सच द एक्टिविटी ऑफ मोलिबेडनम शुड बी इफेक्टिवली रिड्यूस बाय 12%, ठीक है। मोलिबेडनम की एक्टिविटी हर बार 12% रिड्यूस हो जाती है। सेक्युलर इक्विलिब्रियम में हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है पेरेंट के एज कम्पेयर टू हाफ लाइफ ऑफ द डॉटर। तो इसमें क्या होता है, A2 इज इक्वल्स टू A1 1 माइनस E λ2 इंटू टी, ठीक है। इक्वेशन 11.12 इनिशियल बिल्डअप दे रही है डॉटर न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब सेक्युलर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ λ2t बिकम्स क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये क्या हो जाती है, टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर आने लग जाते हैं। अगर ये जीरो के बराबर है तो A2 इज इक्वल टू E1 आ जाएगा। और A2 के बारे में अपन ने पढ़ा है कि भाई वो λn2 के बराबर होता है, A1 अपना λn1 के बराबर हो जाता है। अगर रेडियम सोर्स को अपन सील ट्यूब या फिर निडल में लेते हैं तो वो एग्जाम्पल है, क्योंकि रेडियम मान लो फिर धीरे धीरे रेडॉन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद थोरियम में, तो फिर उसकी एक इक्वेशन आती है λ2n1 इक्वल टू λ2 इंटू n2 इज इक्वल टू λ3 इंटू n3, ठीक है। इसी के साथ अपना ये वाला ट्रांजिशन इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो मोड्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है अपना अल्फा पार्टिकल डिके। अल्फा पार्टिकल डिके के अंदर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज़ अ डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। तो अगर किसी में अगर हीलियम पार्टिकल अगर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, अपना अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो ग्रेटर देन 82, इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें जो होंगे वो क्या होंगे, लीड से ज़्यादा वाले के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन करता है। इसमें अल्फा पार्टिकल्स में क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इट इज़ इंक्रीज बियॉन्ड 82। इसमें क्या होता है, ये 82 से ऊपर हो जाता है। कॉलोमिक फोर्स रिपल्शन करने लग जाता है, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा, अच्छा इसके अंदर क्या मान लो, जैसे मान लो न्यूक्लियस ले लिया तो 82 से ज़्यादा, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या उसमें कॉलोम्बिक फोर्स इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, जो रिपल्शन करेंगे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे। प्रोटॉन्स भी अंदर बहुत सारे रहेंगे, जैसे मान लो ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोटॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो ये क्या होगा, रिपल्शन करने से सबका फोर्स कितने बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स ना जो बाहर की तरफ लगाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। और न्यूक्लियस क्या करेगा, इस न्यूक्लियर फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए और न्यूक्लियस को बाइंड को करने के लिए, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा, एमिट करेगा एक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का वाला पार्टिकल। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर अपना 2 तो प्रोटॉन हो और 2 ही अपने न्यूट्रॉन्स हो, तो एक ऐसा पार्टिकल एमिट करेगा। और ये क्या होता है, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं नहीं, तो हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर हट जाते हैं तो हीलियम का जो न्यूक्लियस बचता है वही अपना अल्फा पार्टिकल कहलाया जाता है।
तो अल्फा डिके के अंदर अगर अपन जनरल इक्वेशन करें तो ये हो जाता है, हीलियम पार्टिकल का मास होता है 4, तो डॉटर न्यूक्लियर इसमें 4 माइनस हो जाता है और इसके अंदर एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाता है। तो इसमें क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी का जो कि रिलीज होती है, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस एनर्जी। तो एनर्जी होती है इक्विवेलेंट होता है मास के बिटवीन द पेरेंट्स न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। ठीक है, इट अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ये क्या बता रहा है, देखो इसके अंदर आप समझो, क्यू जो है इस प्रोसेस में रिलीज करी हुई एनर्जी निकालता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कहने से। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो अपन इसका मास लेंगे, इन दोनों का मास लेंगे और ये अपने पेरेंट वाले का मास लेंगे, इन दोनों के बीच में जो मास डिफेक्ट हो रहा है, जो अपना मास डिफेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर मास डिफेक्ट, जैसे मान लो जो डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है, जो भी डेल्टा एम की वैल्यू आ रही है उसको, उस चीज़ को मास डिफेक्ट कैलकुलेट करता है। वो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो जो अपना ई होता है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो एम होता है उसमें अपन डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट। ठीक है, उसको अपन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.001% भी अपने पास एक बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट कर देता है। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी चाहिए और इसी के साथ ही अपना काम करता है ना। तो इधर एनर्जी क्या होती है, मास बिटवीन पैर, हाँ ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उसमें से कुछ पोर्शन, ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो अल्फा पार्टिकल्स की क्या है, बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ये बता रहे हैं। ठीक है, आप जैसे इसका एग्जांपल ले लो, रेडियम 226 है, अगर मान लो उसमें 4 माइनस कर देते तो 222 आ जाता है, और 88 में 2 माइनस करते हो तो मैं 86 आ जाता है। इसकी हाफ लाइफ होती है 1622 ईयर्स। ठीक है, और ये अपनी एनर्जी एमिट करता है 4.87, ये लिखो। तो ठीक है, सिंस द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द रिकॉइलिंग मोमेंटम ऑफ द रेडॉन एंड न्यूक्लियस, एंड सिंस द रेडॉन न्यूक्लियस मच हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल कैन बी शोन। ठीक है, तो अब मान लो जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा था भाई, जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जिसकी वेलोसिटी कम होती है उसका मास ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर मैं रेडॉन की बात करूँ तो इसका मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम। और हीलियम का क्या होता है, मास कम होता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये भी अपनी बात कर रहे हैं। Alpha particles emit by the radioactive substance, they have the energy of the 5 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें यही अपनी इम्पोर्टेंट बात थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीटा पार्टिकल डिके का। तो बीटा पार्टिकल के डिके के अंदर अपना क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला आ जाता है। अगर मान लो पॉजिटिव हो रहा है तो अपना क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डिके। इसमें अपन मान लो ये ले लिया बीटा पॉजिटिव डिके, और अगर मान लो अपना नेगेटिव जा रहा है तो अपना क्या हो गया, बीटा माइनस डिके। यही अपनी इसकी बात कर रहा है। अगर अपन बीटा डी प्लस की बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर से अगर प्लस चार्ज रिमूव हो जाता है और वो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपना न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, और साथ में अपना क्या निकलता है, बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हो जाता है। और अगर मैं इसकी बीटा माइनस की बात करूँ तो अपना जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर अपना प्रोटॉन, ठीक है, एक तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक साथ में एक बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो वाला पार्टिकल्स भी निकलता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो जो अपन ने एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है जो कि मास के डिफेक्ट की वजह से बनाया जाता है। ठीक है, यही अपनी बात करते हैं। और इसमें भी अपना निकलता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये भी अपना प्रेजेंट होता है। इसको अपन भी बार से डिनोट करते हैं। नेगेट्रॉन एमिशन, नेगेट्रॉन एमिशन मतलब इसमें जो बीटा माइनस पार्टिकल है वो निकल रहा है। इसमें क्या होता है, वो रेडियो न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनमें क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ज़्यादा जिसमें एक्सेसिव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होता है। मतलब इसमें क्या होगा, NP1 क्या होगा, N/P क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। जो अपना N/P है, जो अपना N/P है वो क्या होगा, अपना 1 से काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो N/P है उसको इक्वल टू 1 करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम
स्टेबिलिटी अचीव करेगा। स्टेबिलिटी की तरह वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एमिशन है न्यूट्रॉन का। तो इसमें क्या होता है, N/P रेशियो होता है, अनकॉमन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये इक्वेशन को अगर अपन देखें तो ये अपन इक्वेशन देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें अपना क्यू बता रहा है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, अपन इनिशियल न्यूक्लियस और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास न्यूक्लियस एंड पार्टिकल सिमिट्री। इन सबका मास अगर अपन मतलब कैलकुलेट करते हैं, और अगर अपन इनका मास कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, ओके। सो एनर्जी इज शेयर बिटवीन द एमिटेड पार्टिकल, जो अपनी एनर्जी होती है वो शेयर होती है एमिट पार्टिकल, फिर द रिकॉइल न्यूक्लियर काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियर नेग्लिजिबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल न्यूक्लियस के पास होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इसका मास जो होता है वो एमिटेड पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से अपन इसको इग्नोर करके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो मेजरली एनर्जी है वो कौन प्रोसेस करते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स वगैरह ज़्यादातर प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब इनका मास कितने के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इनका इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, तो ये बहुत हाई स्पीड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, they were only kind of the particle, all the particles would have the same energy equal to q। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल उन्होंने बताया था कि भाई इन्होंने बोला था पाउलीज ने कि न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल भी निकलता है। ठीक है, तो कंपोनेंट बाय द बीटा पार्टिकल एनर्जी शेयर द अवेलेबल। और बीटा पार्टिकल की एक्चुअली इतनी एनर्जी नहीं थी जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी। तो इन्होंने क्या बताया कि बीटा पार्टिकल ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अगर नाम न्यूट्रिनो ने एक्सपेरिमेंटल डेटा शो करा कि भाई जो बीटा है वो क्या करता है, सारी एनर्जी रिलीज करता है। जिसमें क्या होता है, 0 to मैक्सिमम एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द बीटा ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अंदर अपन अगर इक्वेशन देखें तो ये अपनी इक्वेशन दिखाई जाती है। फिगर 2.6, फिगर 2.6 कौन सा, अच्छा ये। तो क्या होता है, बीटा रे स्पेक्ट्रम फ्रॉम। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि बीटा रे स्पेक्ट्रम, और इसको अपन ने ई मैक्स से डिनोट करते हैं, मतलब कि ऐसी स्टेट जहाँ पे ई मैक्स हो जाता है, और यहाँ पे मेजरली अपन एवरेज लेते हैं। बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी की रेंज होती है वो 0 to मैक्सिमम वेरी करती है। तो इसमें मैक्सिमम 1.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आता है, और अपना जो अपन एवरेज एनर्जी वो 0.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। न्यूट्रिनो के पास कोई चार्ज नहीं होता और कोई मास नहीं होता, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी इंटरेक्शन विथ मैटर करने की बहुत कम होती है, डिटेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन की। पॉजिट्रॉन एमिशन क्या बोलता है, इसके पास क्या होता है, दिस इज अ डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब इनके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की कमी होती है। मतलब अपना जो N/P का जो रेशियो, जो अपना N/P का जो रेशियो है वो क्या होता है, अपना 1 से कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी करने के लिए इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज करते हैं N/P रेशियो। तो इसकी वजह से जो प्रोटॉन्स है, अब इनका ज़्यादा है। पहले क्या था, न्यूट्रॉन ज़्यादा, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिट्रॉन में प्लस होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डॉटर होगा उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है 1 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नेट्रॉन एमिशन द डिसइंटीग्रेशन क्यू इज शेयर बाय द पॉजिट्रॉन, जो न्यूट्रिनो एंड गामा रेज एमिट बाय द न्यूक्लियस। फिर अपना सोडियम की बात करें तो सोडियम अपना ये देखो 1 माइनस हो गया, तो अपना नियॉन में कन्वर्ट हो गया, अपना बीटा पार्टिकल साथ में एनर्जी निकली 1.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का पॉजिट्रॉन एंड द एनर्जी ऑफ गामा रे 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं सोडियम का एनर्जी लेवल डायग्राम लेकर देखता हूँ जो कि अपना पॉजिट्रॉन डिके का दिखाता है, तो अपना ये फिगर 2.7 में दिखाया जाता है। तो इसमें क्या एरो रिप्रेजेंट करता है बीटा डिके, जो कि स्टार्ट होता है 2 mc² 0.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इसकी वजह से क्या होता है, द एनर्जी स्टेट ऑफ पैराम। ठीक है, द एक्सेस एनर्जी क्या होता है, 2 मास के होते हैं, अवेलेबल पार्ट होती है ट्रांजिशन एनर्जी, मास एनर्जी अच्छा ये बढ़िया बात बोल रहे हैं कि बीटा डिके को चालू होने के लिए जो मास और एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए,
1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इससे कम पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। बिटवीन द पेरेंट्स एटम नीडेड टू कवर द लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लॉस होता है उसको कवर करने के लिए इतनी एनर्जी का डिफरेंस होना ज़रूरी है। द पेरेंट न्यूक्लियर एज वेल एज रिलीज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द डॉटर एटम कैन बी शोन द एनर्जी रिलीज एटॉमिक मास डिफरेंस इन। ठीक है, तो जो एटॉमिक और जो डॉटर वाला है उनके बीच का एटॉमिक मास डिफरेंस 2mc² से अपन पता कर सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनिलेशन इज प्रैक्टिकल यूज इन रेडियोलॉजी। एनिलेशन में क्या होता है, देखो जैसे मान लो अपना फोटोन है, तो जो फोटोन आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा अपना, देखो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है और अपना पोजिट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन अपने आपस में मिक्स हो जाएगा और क्या बनेगा, दो फोटॉन्स बनेंगे। ठीक है, तो जो दो फोटॉन्स होते हैं वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक इस डायरेक्शन में और तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेक्ट स्कैनर होता है। ठीक है, पूरा स्पेक्ट स्कैनर होता है जो क्या करता है, दो अपोजिट वालों को कैप्चर कर लेता है और ये दोनों अपोजिट फोटोन करते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ अपन इसको बोलते हैं एनिलेटिंग इवेंट्स। ठीक है, और ये ज़्यादातर अपने पेट सिटी में यूज़ होता है जो कि रेडिएशन थेरेपी या फिर अपना न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक फिनोमेना है जिसमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को होता है, जिसको कैप्चर कौन कर देता है, न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ही खा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें प्रोटॉन है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, अगर प्रोटॉन है तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा, अपना एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, अपना एंटी नहीं, और साथ में अपनी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर डीके के अंदर बात करें तो अपना यही काम करता है। ठीक है, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो सॉरी इसके अंदर न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन ये दोनों निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ पॉजिट्रॉन डीके। ठीक है, तो अल्टरनेटिव प्रोसेस है प्रोटॉन डीके का, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, इसके अंदर बस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद न्यूट्रॉन डेफिशिएंट में इंक्रीज द n/p रेशियो। ठीक है, या तो इंक्रीज कर सकते हैं n/p रेशियो टू गेन स्टेबिलिटी बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो ये n/p रेशियो को इंक्रीज करने का एक और तरीका है कि अपन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर मतलब कर ले। तो सोडियम का एग्जांपल देखा है, डिके 10% ऑफ टाइम बताया के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कि सोडियम क्या करता है, के वाला जो शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर कर लेता है, तो वो डिके 10% हो जाता है। ठीक है, दैट डिके फॉलो द पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, 10⁻⁹ सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। द डिके ऑफ द कैप्चर क्रिएट्स एन एम्प्टी होल इन द इन्वॉल्व चैन देन फिल विद अनदर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसने कर लिया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो होल है इसको कौन करेगा, ऊपर का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना पहला शेल, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। तो अब मान लो इसके जो ऊपर वाला शेल है, अगर मान लो वो एल शेल का है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको फिल कर लेगा। अगर मान लो इसके ऊपर का एम शेल है, तो अगर मान लो इसके अंदर मैं एम लिख लेता हूँ, तो एम शेल का कोई इलेक्ट्रॉन तो वो इसको आके फिल कर देगा। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ये अपने बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये अपना चीज़ बता रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एमिशन ऑफ द ऑगर इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये क्या होता है, मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के एब्जॉर्प्शन से प्रोड्यूस होता है। एंड री एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और री एमिट करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनदर नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विद एन एटम इज कॉल्ड फ्लोरोसेंट एक्सरेज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को अपन बात करें जो कि फोटॉन्स जब एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है, फ्लोरोसेंट एक्सरेज बनाता है।
इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन एक्सेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आउटर, ठीक है। तो जो मान लो ये आउटर आउटर से जैसे मतलब इनर इनर में जो शेल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो वो क्या करेंगे, जो डिफरेंस होता है एनर्जी में और जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, जो अपने एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दोनों शेल्स के बीच में, ठीक है। जो अपना इसका फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, मान लो पहले वाले शेल को अपन E2 ले लेते हैं और दूसरे वाले शेल को अपन E1 ले लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही अपना क्या कहलाता है, फ्लोरोसेंट एक्सरेज को बनाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरोसेंट एक्सरेज एमिशन वर्सेस द ऑगर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है अपने एटॉमिक नंबर पे और डिपेंड करता है एटम्स कौन कौन से इवॉल्व है। फ्लोरोसेंट यील्ड डिपेंड करता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन शेल वैकेंसी से निकलता है, अपॉन विच विल इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। खास नहीं है इसके अंदर। इंटरनल कन्वर्जन एक और टॉपिक है, अपना पढ़ लेते हैं, अपन देखते हैं थोड़ा सा, अपना टॉपिक लंबा ही है ये वाला, हाँ है तो सही थोड़ा लंबा। चलिए ठीक है, अपन बैठते हैं तो इसको कर ही लेंगे, आज अपन पूरा बैठे हैं तो करेंगे। इंटरनल कन्वर्जन क्या करता है, इसमें अपने एमिशन होता है गामा रेज का फॉर न्यूक्लियस इज द मोड बाय विच न्यूक्लियस लेफ्ट इन एक्साइटेड स्टेट आफ्टर द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन गेट रीड ऑफ द एक्सेस एनर्जी, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, इसमें होल शेल हुआ और हैंड टू हैंड यही कई, अच्छा इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इतनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो खुद ही अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ठीक है। इज अनदर कंपेंसेशन कॉल्ड इंटरन विच द न्यूक्लियस कैन लूज एनर्जी इन दिस प्रोसेस द एक्सेस न्यूक्लियर पास ऑन द वन ऑफ दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस क्या करता है अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है, ठीक है, जो कि एटम से रिलीज निकल जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो अंदर की एनर्जी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स में एमिशन करवा देती है, इसको इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोमेरिक ट्रांजिशन। आइसोमेरिक ट्रांजिशन के अंदर जो अपना डॉटर न्यूक्लियस होता है वो लॉस कर देता है एक्सेस एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज और इंटरनल कन्वर्जन। नो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हाउएवर डीके आई गामा एमिशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है, पेरेंट न्यूक्लियोटाइड से अपने डॉटर न्यूक्लियोटाइड बने, अब डॉटर न्यूक्लियोटाइड क्या है, अनस्टेबल है, तो साथ में क्या निकाल लेगी, वो फोटॉन्स निकाल लेगी, तो फोटॉन्स डॉटर न्यूक्लियोटाइड करके अपनी क्या हो जाएगी, कि स्टेबल डॉटर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। और ये इसको बोलते हैं, तो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपन, मेटास्टेबल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। जो मेटास्टेबल न्यूक्लियस का आइसोमर होता है और मास फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर का होगा, कुछ में चेंज तो हो नहीं रहा, फोटॉन्स का कुछ ऐसा मास वगैरह कुछ होता है नहीं, तो कोई मास में चेंज होगा नहीं, तो इसके ये क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना न्यूक्लियर रिएक्शंस का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में सबसे पहले अपने पास आती है अल्फ़ा प्रोटॉन रिएक्शंस। अल्फ़ा प्रोटॉन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन वाज ऑब्जर्व बाय द रदरफोर्ड इन 1919। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन किसने ऑब्जर्व करी थी, अपने रदरफोर्ड ने, इन द ईयर 1919। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने, नाइट्रोजन गैस को अल्फ़ा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा था। उन्होंने क्या करा था, नाइट्रोजन गैस को अल्फ़ा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा था, और क्या लिया था अपन ने, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। रदरफोर्ड का ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ये थी, ठीक है। इसमें क्या करा था उसने, नाइट्रोजन को हीलियम पार्टिकल जो कि एक अल्फा पार्टिकल है, इससे रिएमिट करा था, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया था और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया था, और साथ में क्या निकली थी, एक एनर्जी निकली थी, जिसमें क्यू रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्यू अपना पॉजिटिव होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोर्जेनिक। अगर क्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन उसमें एब्जॉर्ब होगी और वो क्या हो जाएगा, एंडोजेनिक प्रोसेस हो जाएगा। क्यू को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कहते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मास ऑफ इनिशियल पार्टिकल 14.86 का और इसमें मास ऑफ द फाइनल पार्टिकल 16 हो गया ऑक्सीजन का, हीलियम का अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हाइड्रोजन का भी इससे हो गया मतलब। और जो मास डिफेक्ट हुआ,
मास डिफेक्ट कितना हुआ 0.00181। इसको अपन ने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो कितना होता है -1.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मास डिफेक्ट हुआ, और यही अपनी क्या होता है एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई ये माइनस में आ रहा है तो इसमें क्या है एनर्जी चाहिए, तो इसमें क्या होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कौन सी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। मतलब जो पार्टिकल आ रहा है ना तो वो किस स्पीड से आ रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी की स्पीड से आ रहा है ना, तो वो एनर्जी इसमें एडिशनल रिएक्शन काम करती है। द पार्टिकल्स इन विच अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट विद न्यूक्लियस टू फॉर्म अ compound nucleus in which disintegrated immediately to the new nucleus by ejecting of the proton called alpha प्रोटॉन रिएक्शन। इसमें क्या होता है जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा तो क्या होगा एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा और साथ में क्या वो क्या करेगा एक प्रोटॉन इजेक्ट करेगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर होता है अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन, सॉरी अल्फा न्यूक्लियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल के साथ बॉम्बार्ड करता है बाय द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है एमिशन होता है न्यूट्रॉन का, इसको इसलिए इसको अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शंस कहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल क्या होता है बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है वो क्या होता है कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हिटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्मॉल न्यूट्रॉन सोर्सेज का अपन इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो मटेरियल होता है इसमें क्या होता है रेडियम और बेरिलियम का मिक्सचर होता है जिसको अपन न्यूट्रॉन सोर्स के तौर पे काम में आते हैं इन द रिसर्च लेबोरेटरी। या तो अपन रेडियम भी यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रॉन सोर्स और एज अपन बेरिलियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब इनके ऊपर बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स एमिट होता है तो क्या है ये बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट होता है और साथ में क्या निकलती है मतलब न्यूट्रॉन्स निकलता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की रे को अपन काम में ले लेते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट। प्रोटॉन बॉम्बार्ड में क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली प्रोटॉन में क्या होता है ना प्रोटॉन क्या होता है कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस विद द एमिशन ऑफ गामा रे। मान लो ये अपना जैसे ये अपना न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा कोई भी है ना प्रोटॉन ने हिट करा, यहाँ से मान लो कोई प्रोटॉन था उसने इसको न्यूक्लियस को ऐसे हिट कर दिया, तो हिट करने पे क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोटॉन इसके अंदर चला जाएगा और ये क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, ये क्या हाई एनर्जी में आ गया। तो हाई एनर्जी से ये लो एनर्जी में जाने के लिए क्या एमिट करेगा गामा पार्टिकल्स एमिट कर देगा। क्या एमिट करेगा गामा पार्टिकल्स को एमिशन कर देगा। यही अपनी रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट या प्रोटॉन गामा रिएक्शन। इसमें जो लिथियम है इसमें बेरिलियम में कन्वर्ट हुआ तो क्या रिलीज़ करा गामा रेज रिलीज़ करा, और जो कार्बन था वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया बाय द हिटिंग ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट होता है ड्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। ड्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट क्या होता है तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब मान लो ये हाइड्रोजन है, नॉर्मल कंडीशन में एक प्रोटॉन होता है लेकिन इसके अंदर क्या होगा एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और एक क्या होगा इसमें अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर बात कर रहा है, तो ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो इस वाली रिएक्शंस को भी अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स का सोर्स अपन लेते हैं जो कि बेरिलियम, ये देखो ये बेरिलियम रहा और इसको अपन ने किससे हिट करा ड्यूट्रॉन से। ड्यूट्रॉन क्या होता है इट इज़ अ हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो क्या बना बोरॉन बना और साथ में क्या मिक्स करा न्यूट्रॉन। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं स्ट्रिपिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट की। न्यूट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता और क्या होता है बहुत इफेक्टिव होता है पेनिट्रेटिंग द न्यूक्लियाई, और क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो न्यूट्रॉन के पास हाई काइनेटिक एनर्जीज नहीं होती, तो इसलिए जो स्लो न्यूट्रॉन्स और थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स की मतलब एवरेज एनर्जी क्या होती है थर्मल इग्निशन मतलब मटेरियल के थर्मल इग्निशन से बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सट्रीमली इफेक्टिव होते हैं इन प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर बोरॉन के साथ अगर अपन करें, मान लो ये बोरॉन है ना, तो ये बोरॉन को जब अपन न्यूट्रॉन से हिट करा तो किस में कन्वर्ट हुआ लिथियम में, और साथ में क्या बना हीलियम बना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इट इज़ द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन डिटेक्शन। प्रैक्टिस में क्या होता है आयनाइजेशन चैम्बर अपन काम में लेते हैं। ठीक है, जिसमें बोरॉन गैस भरी होती है। अगर मान लो न्यूट्रॉन हिट भी होता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स वगैरह बनता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कि गामा रेस एमिशन हुई है। ठीक है,
द गामा रेज कैप्चर गामा का ऑब्जर्व कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजीनियस मटीरियल पैराफिन, ठीक है, कई बार क्या पैराफिन वगैरह लगा देते हुए क्या होता है कैप्चर कर लेते हैं गामा रेज को, ठीक है। द रिएक्शन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, ये वाला, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपन ने न्यूट्रॉन से डेमिट कर ड्यूट्रियम बनाओ, साथ में क्या निकले अपने गामा पार्टिकल्स निकले, ठीक है। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स के बाद नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है और एनर्जी को कैप्चर करने के लिए मास डिफरेंस में अपन कैलकुलेट करते हैं, मतलब अपने इनिशियल पार्टिकल जैसे मान लो हाइड्रोजन का इनिशियल पार्टिकल और हाइड्रोजन का फाइनल प्रोडक्ट पार्टिकल, तो इसको अपन डिफरेंस से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट होता है कोबाल्ट में, जब अपन न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो साथ में कोबाल्ट अपनी हायर स्टेट पे चला जाता है, तो साथ में क्या रिलीज होती है, गामा रेस होती है, ठीक है। फिर ये जो हाई एनर्जी, तो ये क्या होता है 5.5 ईयर्स के अंदर निकल में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, साथ में 2 फोटोन के पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। फिर अपन इसमें अगर मान लो स्लो न्यूट्रॉन, अगर स्लो न्यूट्रॉन का केस ले तो उसमें क्या होता है नाइट्रोजन न्यूट्रॉन से कंबाइंड हुआ, साथ में क्या बनी ऑक्सीजन और साथ में क्या एमिट हुई हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर कार्बन की हाफ लाइफ कितनी होती है, लगभग 5700 ईयर्स, तो इसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और साथ में बीटा पार्टिकल एमिट कर लेता है, ठीक है। It should be pointed out whether a reaction will occur with fast or slow neutron depend on the magnitude and mass difference between expected product of the nucleus and bombarding nucleus, ठीक है। तो क्या बताता है एक्सपेक्टेड न्यूक्लियस है ना और बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियस के बीच के डिफरेंस से पता कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि हाई एनर्जी फोटॉन्स जब एटम की न्यूक्लियस से टकराते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाती है और एमिशन होता है एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है अपन मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर रहे हैं अपन कोई फोटोन के पार्टिकल्स को अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही होगा एग्जांपल सच प्रूव होता है कि इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर को अपन गामा पार्टिकल से हिट करते हैं तो वो लोअर स्टेट में आ जाओ, साथ में क्या निकलता है अपना न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी इसकी 10.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डिफरेंस होता है रेस्ट एनर्जी का और टारगेट न्यूक्लियस का, है ना, एंड दैट ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस प्लस एमिटिंग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि भाई जो न्यूक्लियस की रेस्ट एनर्जी थी और जो रेसिडुअल न्यूक्लियस की जो रेस्ट एनर्जी थी उसमें अपन ने क्या करा एमिटेड न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजन की। फिजन में क्या होता है जो ये आपको सिंपल जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो यूरेनियम होता है एक होता है देखो मान लो चेन रिएक्शन, एक होता है अनचेन रिएक्शन। तो जो चेन रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है एक यूरेनियम का होता है वो साथ उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन हिट करता है तो वो क्या करता है 3 अपने अपने छोटे छोटे न्यूट्रॉन बना लेता है। फिर जो 3 होता है फिर ये एक एक अलग अलग यूरेनियम से हिट करता है और फिर वो 3 अलग अलग बनाता है। ऐसे करके ये पहले 1 था, 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हो जाता है और ऐसे करके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन चलती रहती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बात आ रहा है। तो ये फिजन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है अगर यूरेनियम पे यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, इसके ऊपर अगर न्यूट्रॉन गिरा तो अपना यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में बेरिलियम निकलता है और क्रिप्टॉन बनता है और साथ में क्या निकलता है बेसिकली 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और साथ में एनर्जी निकलती है। एनर्जी इफेक्टिव होती है, ठीक है। अपने में स्लो एनर्जी स्लो न्यूट्रॉन चाहिए जिनकी एवरेज एनर्जी 0.0025 होती है, ये कैपेबल होते हैं इन प्रोड्यूसिंग द फिजन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है तो प्रोडक्ट होता है फिजन रिएक्शन के ऊपर फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ए एंड जेड के, ठीक है, ठीक है। ये अपना फिजन है फंक्शन ऑफ द मास नंबर, ठीक है। ये अपने यही बता रहा है कि भाई ये फिजन रिएक्शन को बता रहा है। दिस एनर्जी अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्रोडक्ट एज वेल एज गामा रेज। द फिजन फ्रेगमेंट्स कैरी मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। 167 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मोस्ट ऑफ द एनर्जी फिजन पार्टिकल्स कैरी कर लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ये जो न्यूट्रॉन जैसे मान लो 3 न्यूट्रॉन्स बने, ठीक है, तो अब क्या होगा ये 3 न्यूट्रॉन्स भी क्या करेगा एक एक न्यूट्रॉन एक एक यूरेनियम को हिट करेगा, है ना, दूसरा न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम को हिट करेगा और तीसरा वाला न्यूट्रॉन तीसरे यूरेनियम को हिट करेगा। अब फिर ये क्या करेंगे फिर 3 न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे 1 2 और ये 3 की। तो इसकी वजह से क्या होगा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो चेन रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
टू थर्मल एनर्जीज बाय कोलिजन ऑफ न्यूक्लियर विद द लो जेड मटेरियल। तो अपन ने क्या करा, अगर अपन न्यूट्रॉन को यहाँ पर कोई लो जेड मटेरियल मतलब जिसका लो एटॉमिक नंबर मटेरियल हो, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, लो अपन ने क्या ले लिया, लो जेड मटेरियल ले लिया। लो जेड मटेरियल अपन कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे अपना ग्रेफाइट, वाटर, हैवी वाटर। ठीक है, ज़्यादातर अपन हैवी वाटर भी काम में लेते हैं, है ना, और या फिर ग्रेफाइट की रॉड्स काम में लेते हैं। द प्रोसेस इज अ मेजर एनर्जी सोर्स इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे ज़्यादा इसमें काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फिर अपन इसके आगे क्या करते हैं, वाटर का स्टीम बना लेते हैं इस एनर्जी का यूज़ करके, और स्टीम क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, और इसी से अपन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का ही एक रिवर्स ऑर्डर में आता है, जिसमें ठीक है, इसमें अंदर लो मास न्यूक्लियाई, इसमें क्या होता है, एक आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस वन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, मान लो तो एक हाइड्रोजन का ले लिया, हाइड्रोजन का मान लो मैंने ड्यूटेरियम ले लिया, और इसमें मैंने रिएक्शन कर दी ट्रिटियम की। ट्रिटियम का मतलब दो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, और इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, इसके अपन ने न्यूट्रॉन से रिएक्शन कर दी, और साथ में क्या बना, इसमें हीलियम बना। ठीक है, क्या बन गया, हीलियम। तो हीलियम बनते ही इसमें क्या बना अपना, फिर न्यूट्रॉन बना, और साथ में क्या निकली, एनर्जी निकली इस प्रोसेस में। तो इसमें एनर्जी लॉस होता है मास का 0.0018 AMU, जिससे एनर्जी कितनी मिलती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस फ्यूजन रिएक्शन को करने के लिए जो न्यूक्लियस होता है वो पास में लाना सफिशिएंटली होता है। ठीक है, तो उसमें तो इसको ठीक है इतना पास में लाना होता है कि कोलम्बिक फोर्स क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए, और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस क्या कर दे, इनिशिएट कर दे न्यूक्लियर रिएक्शंस को। ठीक है, ये रिएक्शन कभी हो सकती है जब अपन लो एटॉमिक न्यूक्लियस को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 10⁻⁷ K से अपन हीट कर दे। ठीक है, जो कि इक्वल होता है सन की कोर के बराबर। सन की जो कोर होती है ना, उसके अंदर कितना होता है, 10⁻⁷ K के बराबर होता है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर एलिमेंट कैन बी रेडियो एक्टिव बाय द सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, द यील्ड ऑफ न्यूक्लियर डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स। ठीक है, देखो एक्चुअली पता है ये जो रिएक्शंस है ना, किस पे डिपेंड करता है, बॉम्बार्डी पार्टिकल कौन सा बॉम्बार्ड कर रहा है, टारगेट न्यूक्लियर के नंबर कितने हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितनी बार है। ठीक है, इसको बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन विच इज यूनिट इन बार्न्स। ठीक है, इसको अपन बार्न्स से नापते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। अदर ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कि अपनी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, ये आइसोटोप पे डिपेंड करती है। और अगर ग्रोथ करते करते मैक्सिमम सेचुरेशन, मान लो ग्रोथ करिए, फिर एक मैक्सिमम सेचुरेशन आ जाता है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन एक्टिविटी। ठीक है, आफ्टर सेवरल हाफ लाइफ्स के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, फिजन प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग होता है, और बाय द चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन फिशन न्यूट्रॉन्स को और ज़्यादा फिशन करवाते हैं। तो अपन न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं, इसमें यूरेनियम 235। ठीक है, थोरियम प्लूटोनियम भी ले सकते हैं, लेकिन अपना यूरेनियम इजीली अवेलेबल है, इसलिए अपन यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वॉल होती है, जिसके अंदर अपन यूरेनियम भर देते हैं, और साथ में क्या होती है, इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स होती है। ठीक है, ऐसे मान लो इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है, लैटिस में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होती है इस रिएक्शंस में, है ना। वो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, इनको अपन स्लो डाउन करना पड़ेगा टू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन को उसको स्लो डाउन करना पड़ता है बाय द कोलिजन ऑफ लो जेड मटीरियल। इसके अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं मॉडरेटर्स। क्या प्रेजेंट होता है, मॉडरेटर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ हैवी वाटर। ठीक है, इसको अपन इस्तेमाल करते हैं हैवी वाटर में। ठीक है, हैवी वाटर, इसको अपन बोलते हैं D2O, इसको अपन D2O का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टिपिकल मॉडरेटर्स में ग्रेफाइट, बेरिलियम, वाटर, हैवी वाटर भी ले सकते हैं। द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय इंसर्टिंग रॉड ऑफ द मटेरियल दैट आर सफिशिएंटली एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट की रॉड लेता है, या फिर कैडमियम या बोरॉन की रॉड भी ले सकते हैं। क्या करती है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अपनी ज़्यादा रिएक्शन होती है। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन है, वो यूरेनियम से टकराया, तो अब क्या करना है, वैसे 3 न्यूट्रॉन निकालता है, लेकिन अपन को 2 न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, और कोशिश क्या करनी है कि एक ही न्यूट्रॉन रहे। ठीक है, तो ऐसे ही ये इसको बोलते हैं
अनचेन रिएक्शन। तो अपन को क्या करना है, अनचेन रिएक्शंस के लिए अपन मॉडरेटर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जो न्यूक्लियस के अंदर रेडिएशन का एमिट करने द फॉर्म ऑफ गामा रेज क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू ई ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ए क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ टाइम टी। ए नॉट इज द एक्टिविटी ऑफ द स्टार्ट ऑफ टाइम एंड लेमडा इज द टाइम, लेमडा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम। हाफ लाइफ क्या होती है 0.693 अपन लेमडा। एवरेज ऑफ मीन लाइफ कितनी होती है 1.44 टी लेमडा। ऐसा यूनिट एक्टिविटी की कितनी होती है 1 बैकरोल, जिसको अपन 1 DPS की लेते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या होती है क्यूरी। एक क्यूरी के अंदर 3.7 × 10 की पावर 10 DPS होती है। रेडियम की एक्टिविटी होती है 0.975 क्यूरी। ठीक है, इसको अपन सीरीज में एक्ट कर सकते हैं जितने भी नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम, एक्टियम, थोरियम। ठीक है, और बाकी के जो 93 से 118 है इनको अपन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या कहता है, अगर किसी हाफ लाइफ की पेरेंट न्यूक्लियोटाइड की हाफ लाइफ अगर डॉटर के न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा और इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, द रेशियो ऑफ डॉटर एक्टिविटी और पेरेंट एक्टिविटी ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसिटेंट इक्विलिब्रियम कब अकर होता है, जब हाफ लाइफ इज नॉट मच लॉन्गर। ठीक है, लगभग दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A2 इज इक्वल टू A1 इंटू T1 अपॉन T1 माइनस T2। अगर क्या होता है हाफ लाइफ ऑफ पेरेंट इज नॉट मच लॉन्गर दैट ऑफ डॉटर, तो सेक्युलर इक्विलिब्रियम में A2 इज इक्वल टू A1 के बराबर हो जाता है। मोड्स ऑफ डिके, अल्फा पार्टिकल Z अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है तो देयर इज अ चांस कि वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव हो और वह अल्फा पार्टिकल एमिट करे। बीटा माइनस इज अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपन निगेट्रॉन कहते हैं। बीटा प्लस पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपन पॉजिट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस बीटाट्रॉन में कन्वर्ट होकर, मतलब ये बीटा माइनस पार्टिकल में कन्वर्ट होकर साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकाल देता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ में पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकाल देता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ सीरीज के अंदर आता है, इसमें अपन 0 से मैक्सिमम में काम में लेते हैं। ठीक है, एवरेज बीटा पार्टिकल 1/3 होती है मैक्सिमम एनर्जी की। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साथ में न्यूट्रॉन बनाता है, साथ में एनर्जी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या करते हैं, वैकेंसी करते हैं ऑर्बिट में, जो कि आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसकी वजह से क्या बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन लिंक करते हैं इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इंटरनल कन्वर्जन फैक्टर है, मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस अपनी एक्सेस एनर्जी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट से निकल आता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ये इज जेड डिपेंडेंट। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, हैवियर न्यूक्लियोटाइड्स को जब लाइटर न्यूक्लियोटाइड से जब मतलब हिट कर देता तब बनता है। एग्जांपल बॉम्बार्डिंग मटेरियल को अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड गामा रे फोटोन। द फोटो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंटेमिनेशन ऑफ द हाई एनर्जी एक्स-रे बीम जनरेटेड बाय द लीनियर एस्केलेटर। रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो कि रेडिएशन थेरेपी में काम में आते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस होता है, इसमें अपन हाई एटॉमिक न्यूक्लियस को लो एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ क्या करते हैं, हिट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें अपन यूरेनियम 235 को लार्ज थर्मल न्यूट्रॉन से हिट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शंस बनती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट। आई होप यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते रहें और आगे सीखते रहें और अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट रखें। ठीक है, अलविदा, बाय।